गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेल साइकिल स्टार्ट की थी। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल साइकिल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उन पार्ट्स के नाम किए थे। मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस करने से पहले कल की जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी उसको मैं क्विकली एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है। सेल साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइक्लिक इवेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या होता है, जो भी सेल कंटेंट है वो अपने आप को डबल करता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, सेल ऑर्गेनेली हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को डबल करता है। एक भी चीज तो हम लोगों ने कल ये देखी थी। और अगर वो सेल साइकिल जो है बेटा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, अगर कोई सेल जो है वो सेल साइकिल में जा रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही, तो अल्टीमेटली जो है वो कहाँ पे आके स्टॉप होगी बेटा? यहाँ पे। मीन्स जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही थी उसी पॉइंट पे आके फिनिश अप करेगी सेल साइकिल ना। साइकिल का यही होता है ना, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे फिनिश अप करना होता है। यही होता है ना साइकिल का मतलब। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरऑल सेल साइकिल जो है उसकी कितनी फेजेस थी बेटा? 2 फेजेस थी। कौन कौन सी फेजेस हम लोगों ने कल पढ़ी थी? एक फेज थी जो कि सेल की इंटरफेस थी, राइट। एक फेज सेल की इंटरफेस थी और जो मीन्स ये वाली, और दूसरी जो है वो कौन सी थी? डिवीजन फेज थी। यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है। डिवीजन फेज में जो है वो क्लियर कट डिवीजन दिखाई देता है, लेकिन इंटरफेस में हमें कहीं भी सेल का डिवीजन नहीं दिखाई देता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने उसको क्या बोला था बेटा? सेल जो है वो किसमें है बेटा? रेस्टिंग फेज में। इसीलिए इंटरफेस का एक और भी नाम क्या था बेटा? रेस्टिंग फेज। यही पढ़ा था हम लोगों ने। रेस्टिंग फेज थी। ठीक है। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने क्या किया था कि रेस्टिंग फेज के अलावा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव थी या इनएक्टिव थी? बेटा जब हम सोते हैं उस टाइम पे हम रेस्ट कर रहे होते हैं ना, चाहे वो आप जो है वो नैप की बात करें जो आप डे टाइम में लेते हैं, अदरवाइज प्रॉपर जो है स्लीप की बात करें जो नाइट टाइम पे होती है। लेकिन उस टाइम पे जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, क्या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स उस टाइम पे रेस्ट कर रहे होते हैं? सारे ऑर्गन्स। क्या उस टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है? क्या हमारा हार्ट उस समय रेस्ट कर रहा होता है? ऐसा होता है कि जब हम रेस्ट करें तो हमारे साथ साथ हमारे जो कार्डियक सिस्टम है वो भी रेस्ट कर रहा है? ऐसा होता है क्या? प्लीज, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने, जो मैंने कल कमेंट बॉक्स में बोला था कि आप लोगों से सॉल्ट्स का आंसर देने के, आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट बॉक्स उसमें जो है कमेंट बॉक्स में आंसर किया हुआ है। ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन इस क्लास से अभी मैंने आपको दिया है कि क्या जिस टाइम पे हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे हम स्लीपिंग मोड में होते हैं, उस टाइम पे क्या हमारा हार्ट रेस्टिंग फेज पे होता है? क्या हमारा ब्रेन रेस्टिंग फेज में होता है? एक्चुअली वो क्या करता है वो मुझे नहीं पता, वो आप आंसर करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको लूंगी। अभी देखिए, जिस टाइम पे जो है वो क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखा सेल में, बट बेटा उस टाइम पे क्या हुआ था? क्लियर कट डिवीजन ना दिखने के बाद भी उस टाइम पे क्या होता है? हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है। रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखता। ये PYQ है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है कि रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखता हमें, लेकिन उस टाइम पे सेल जो है बेटा हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिक का टर्म मैंने आपको बताया था कि या तो किसी चीज की सिंथेसिस हो रही हो या किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हो। ठीक है। उसके बेस पे उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, वो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। अभी सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, इट मीन्स क्या है कि इस टाइम पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है और किसी चीज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। वो कोई भी फेज हो सकती है मेटाबॉलिक की, चाहे वो एनाबॉलिज्म जो है वो हाईली एक्टिव हो या फिर कैटाबॉलिज्म हो, दोनों ही मेटाबॉलिक उसमें आएंगे। ठीक है। तो इस टाइम पे सेल जो वो है हाईली एक्टिव होती है एज अ मेटाबॉलिक। ठीक है। अब बेटा इस टाइम पे अगर रेस्टिंग फेज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसके साथ साथ मैं क्या बोल रही हूँ कि सेल जितना भी अपना मटेरियल है उसको क्या करता है? सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म
फॉर्मेशन हो रहा है। कल भी मैंने बताया था कि इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फीमेल जेंडर से रिलेट नहीं करता है, डॉटर से, ये नेक्स्ट जनरेशन की सेल से रिलेट करता है। ठीक है, तो पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दूसरा जो है वो बिना माइटोकॉन्ड्रिया का हो, एक के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, दूसरे के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा, एक के पास न्यूक्लियस होगा, एक के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर एक सेल को डिवाइड होकर दो सेल्स में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना मटेरियल, तो क्या होगा, वो अपने सारे मटेरियल को डुप्लीकेट करेगी, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल हो, तो वो सारा डुप्लीकेशन हो रहा है। तो डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा होगा ना किसी चीज का, फॉर्मेशन हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हो रही होगी, सिंथेसिस हो रही होगी। सिंथेसिस हो रही होगी तो क्या मैं इस फेज को बोल सकती हूँ कि ये बायोसिंथेटिक फेज है। इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो ये इंटरफेस को बेटा हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बायो सिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक बोलिए या सिंथेसिस फेज बोलिए, वो ज्यादा करेक्ट है। क्यों है बेटा बायोसिंथेसिस, आपको पता है, इसमें ओवरऑल सारा जो है वो क्या हो रहा है, मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है। क्यों डुप्लीकेट हो रहा है, रीजन भी आपको पता चल गया, क्योंकि एक सेल का कंटेंट दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना है। एक सेल का कंटेंट दो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो पहले अपने कंटेंट को जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको साइज इंक्रीज करना पड़ेगा ना। कल हमने देखा भी था कि सेल डिवाइड क्यों कर रही थी, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो है वॉल्यूम को कंपेरेटिवली न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के जो है वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हो रहा था, ये रेशियो डिस्टर्ब हो रहा था, इसी वजह से सेल अल्टीमेटली डिसाइड करती है टू डिवाइड। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था। तो बेटा साइटोप्लाज्म क्यों इतना ज्यादा जो हो जाता है न्यूक्लियस के कंपेयर में, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसाइज होता है। एनसीईआरटी ये मेंशन करती है कि साइटोप्लाज्म इन फेजेस में कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करता है। ठीक है, न्यूक्लियस की सिंथेसिस की, न्यूक्लियस के डिवीजन की, साइटोप्लाज्म की डिवीजन की पर्टिकुलर फेजेस है, लेकिन एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बोल रही है, स्ट्रिक्टली बोल रही है कि साइटोप्लाज्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा कि जब जहां आप डुप्लीकेशन याद करेंगे कि साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड और फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, तो मीन्स साइटोप्लाज्म की कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, इतना हमें समझ में आ गया। तो सेल इंटरफेस के और क्या नाम है बेटा, रेस्टिंग फेज इसका नाम है। ठीक है, और इसका क्या नाम है बेटा, बायोसिंथेटिक फेज है। अब चलिए देखते हैं कि हमने इसको किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था वो क्या था बेटा, फर्स्ट G1 था। G1 स्टैंड्स फॉर गैप और ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं बेटा, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या ग्रोथ नहीं हो रही है। देखा था ना कल हम लोगों ने कि एक सेल यहाँ पे विजिबल हो, यस, ठीक है, एक सेल है उसका साइज इंक्रीज हुआ और अल्टीमेटली वो दो सेल्स में डिवाइड हो गई। तो जो ये सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ये ग्रोथ भी तो हो रही है, तो वो ग्रोथ जो है वो किसमें होगी, वो इसमें होगी। ठीक है, तो ये जो है वो गैप है और ग्रोथ। ठीक है, ये हम लोगों ने करा था कल। ठीक है, इसके अलावा हमने इसको और भी नाम कुछ दिया था। G1 को किसके पहले हो रहा था या किसके बाद हो रहा था, इसके बाद कौन सी फेज आती है बेटा, S फेज आती, फिर कौन सी आती है, G2 आती है, इसके बाद जो है वो अल्टीमेटली डिवीजन की M फेज आती है। मैंने बोला था कि सीक्वेंस से PYQs आए हुए हैं, सीक्वेंस पे फोकस करिएगा, सीक्वेंस को लर्न करिएगा, सीक्वेंस डिस्टर्ब मत करिएगा, अदरवाइज आपका PYQ जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ फेज जो है किसके बाद आ रही है, M फेज के बाद आ रही है। M स्टैंड फॉर माइटोटिक डिवीजन था ना, आइदर इट विल बी कम अंडर द मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, ओवरऑल हम इसको माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं M फेज को। तो ये क्या है, इसके बाद में आती है कि इसके पहले आती है, जो हमें पता है, पहले इंटरफेस होगी, सेल का सारा मटेरियल डुप्लीकेट होगा, न्यूक्लियस डुप्लीकेट होगा, साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट होगा, अल्टीमेटली डिवीजन होगा। और डिवीजन में हमने पढ़ा था कि कैरियो जो है काइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो था वो बेटा किसके लिए स्टैंड कर रहा था, कैरियन के डिवीजन के लिए। कैरियन क्या है, न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए। ठीक है, तो जब मटेरियल डुप्लीकेट हो जाएगा उसके बाद ही तो डिवीजन होगा, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये साइकिल हमेशा G1
G1 से स्टार्ट होगी और M पे जाके फिनिश अप होगी। G1 से स्टार्ट हो रही है, M पे जाके फिनिश अप हो रही है। तो बेटा G1 को हम क्या बोल सकते हैं, ये प्री या पोस्ट क्या बोलेंगे बताइए, इसके बाद में हो रही है या इसके पहले हो रही है, बताइए। कल मैंने आपको ये बताया भी था। अच्छा, इसके ये क्या है, सिंथेटिक फेज है, ठीक है, सिंथेटिक फेज है ना। ये क्या है, गैप 2 है। आज हमको ये और ये आज की क्लास में हमें ये 3 जो है उस पर फोकस करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस आगे बढ़ाने से फायदा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट न क्लियर हो मैं क्लासेस खींच दूं, ठीक है। आज की फेज जो है उसमें हम लोग इंटरफेज सिर्फ डिस्कस करेंगे। कल जो वो लेक्चर होगा उसमें हम लोग माइटोसिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस को कवर करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो उनको बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कवर अप नहीं करना है। चलिए, ये क्या है बेटा, अगर बेटा ये सेल डिवाइड हो गई, ये 2 सेल फॉर्म हो गए, फिर हमने क्या देखा था कि ये 2 सेल फिर फर्दर डिवाइड होंगी ना, ये 2 सेल्स फिर फर्दर डिवाइड होंगी। और फर्दर डिवाइड होने के बाद में बेटा क्या होगा, अगर इनको फर्दर डिवाइड होना है तो ये किस में जाएगी बेटा, हमारी G1 में जाएगी ना। तो M से किस में आ रहा है, G1 में आ रहा है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक। पोस्ट माइटोटिक फेज है, प्री सिंथेटिक फेज है। देखिए बेटा, स्टार्ट इससे हुई थी और अल्टीमेटली यहाँ पे एंड हुई, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म हुई है वो फर्दर फिर से G1 में एंटर करेंगी ना फॉर डिवीजन, ठीक है। अगर उनको फिर से डिवीजन में इन्वॉल्व होना है तो G1 में एंटर करेंगी। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया बेटा कि पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक। तो नाम याद हो गए, क्विकली रिवाइज करते हैं। G1 स्टैंड फॉर गैप 1 फेज, G1 स्टैंड फॉर ग्रोथ 1 फेज, ठीक है। ग्रोथ और गैप क्यों है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट और क्या है, सिंथेटिक फेज के पहले है, सिंथेसिस वाले फेज के पहले है। इसका मतलब क्या है, प्री सिंथेसिस फेज है, ठीक है। नाम से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो नाम पे फोकस करिएगा। उसके बाद माइटोसिस के बाद में हो रही है, मियोटिक डिवीजन के बाद में हो रही है, ठीक है। डिवीजन क्यों, क्योंकि बेटा ये सेल्स जो न्यूली फॉर्म हुई ये फिर से डिवीजन में एंटर करेंगी ना, तो ये फिर से G1 में आएंगी। तो उसके लिए क्या है कि ये पोस्ट माइटोटिक डिवीजन। इतना हमें क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम लोग G1 में क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेल की इंटरफेस आपको पता चल गई, इसमें सिंथेसिस हो रही है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। अच्छा हाँ बेटा, प्रिपेयर कर रही है तो प्रिपरेटिव फेज भी तो होगा। ये क्यों प्रिपरेटिव फेज है बताइए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे। सपोज दैट आप अगर नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम आपका सिर्फ 3 घंटे का, लेकिन प्रिपरेशन क्या 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, नहीं ना। आप सेम डे तो प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते ना, बहुत लंबा टाइम होता है ना प्रिपरेशन करने का। आप बहुत टाइम के पहले सिलेबस शो है वो देखते हैं, उसके बाद सिलेबस में फिर उसको डिवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस हमें इतने दिन में कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट करना है, फिर इतना हमें रिवीजन करना है, इतने में हमें MCQs करने हैं, इतने में हमें PYQs सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कितनी बार रिवाइज करना। तो ये सारी प्रिपरेटिव फेज हो गई ना। प्रिपरेटिव फेज कितनी लॉन्ग होती है, इसीलिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेटिव फेज शो है, इंटरफेज शो है, वो किसी भी सेल की हो, चाहे वो सेल बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही हो या वो स्लोली डिवाइड कर रही हो, लेकिन प्रिपरेटिव फेज जो है वो हमेशा हमेशा क्या होगी बेटा, वो लॉन्गेस्ट फेज होगी एज कम्पेयर टू माइटोटिक। इसमें हम लोगों ने बेटा वो भी देखा था, एग्जाम्पल भी देखा था ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था कि नियर अबाउट 24 आवर्स में जो है वो एक सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है, और इस 24 आवर्स में से 95% वो किस स्टेज में रहती है, प्रिपरेटिव स्टेज में रहती है, ठीक है। तो 95% देखें कितना ज्यादा टाइम जो है वो ले रही है हमारी इंटरफेस, ठीक है। प्रिपरेटिव फेज हो गई। आपको अगर इडली बनानी है, सपोज दैट कोई अगर कुकिंग में इंटरेस्टेड होता होगा, नहीं भी इंटरेस्टेड होता होगा, खाने में इंटरेस्टेड होता होगा, तो भी उसे पता होता होगा कि मम्मा को कब बोलना है इडली। अगर मुझे कल खानी तो मुझे आज ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर शाम को भी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले बोलना पड़ेगा, उसमें फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। अगर छोले खाने तो तुरंत हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ चलो आज छोले खाने का मन है, अभी अभी तुरंत जो है उसको बना ले, ऐसे नहीं होता है ना। उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो प्रिपरेशन कितनी लंबी होती है, एक दिन पहले भी हम भिगोते हैं, ठीक है।
तो प्रिपरेटिव टाइम हमेशा जो है वो लॉन्गर होगा, एस से कोरिलेट रहिएगा। अगर आप जनरल जो है लाइफ के एग्जाम्पल से बायो को कोरिलेट करते जाएंगे तो आपको जो है याद करने में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, इसलिए आप जो है वो समझ जाइए। ठीक है, तो ये सेल इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, सेल प्रिपरेटरी फेज। इसके बाद बेटा फिर हम लोगों ने इसको जो सेल इंटरफेस थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज G1 फेज। अब हम लोग पहले G1 फेज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है एक एक करके सारी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। G1 को मैंने क्या बोला है बेटा, ये ग्रोथ फेज है, ठीक है, गैप फेज है, और क्या है ये बताइए, प्री सिंथेटिक फेज है, और क्या है बेटा, पोस्ट माइटोटिक फेज है। देखिए बेटा, जो पुरानी हमारी एनसीईआरटी थी, जब मैं आपको डायग्राम से स्टडी कराऊंगी तो आप देखिएगा, आप अपनी बुक एनसीईआरटी में भी देखिएगा कि जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो एस फेज को बताते हैं। ठीक है, उसमें जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज एस फेज थी, सिंथेटिक फेज थी। लेकिन जो अपडेटेड वर्जन एनसीईआरटी का आया है, मेरे पास तो ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, जो अपडेटेड वर्जन आया है उसमें G1 जो है गैप फेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की। इंटरफेस जो है वो किसी भी उसकी हो, लेकिन इंटरफेस में जो ये 3 फेजेस है G1, S एंड G2, इसमें भी जो है G1 सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो G1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज, बेटा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो ये है इंटरफेज है और सेल डिवीजन है वो सेल टू सेल वेरी करते हैं, लेकिन बेटा सेल टू सेल वेरी करने के बाद भी इंटरफेस किसी की भी होगी वो लॉन्गर होगी कंपैरेटिवली डिवीजन फेज के। और बेटा जो उसकी गैप फेज है वो ग्रोथ फेज है, वो भी गैप 1 G1 जो है वो इंटरफेज में लॉन्गर होगा, चाहे वो कोई भी सेल हो। ईस्ट की सेल का एग्जाम्पल और ह्यूमन्स की सेल का एग्जाम्पल हम लोगों ने कल करा था। ठीक है, तो ये बेटा लॉन्गेस्ट फेज हुई। अब देखिए इसमें होता क्या है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो नाम से क्वेश्चन बनते हैं कि जो फेज है पर्टिकुलर उसका नाम क्या है, नाम में कंफ्यूज करते हैं, सीक्वेंस में कंफ्यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी सिंथेसिस हो रही है उससे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तब देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे G1 में बेटा किसकी सिंथेसिस होगी, अगर देखो बेटा क्या बनना है हमें, वो हमने पढ़ा था आरएनए से प्रोटीन बनती है, पढ़ा था ना, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे थे, बताया हुआ है मैंने आपको, ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बेटा प्रोटीन किससे बनती है, प्रोटीन के लिए मैंने आपको बताया था प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, मींस जैसे अगर कोई एक बिल्डिंग है उसमें जो है पर्टिकुलर ब्रिक ईंटें जो होती हैं उससे वो एक वॉल बनती है, एक बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से प्रोटीन के लिए छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स जो है वो फॉर्म करते हैं हमारी प्रोटीन को। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है प्रोटीन के केस में, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ बुक जो है वो मेंशन करती है, यहाँ पे आरएनए की भी सिंथेसिस होती है। बेटा मैंने यहाँ लिखा आरएनए की सिंथेसिस लिखा है, डीएनए की सिंथेसिस नहीं लिखा है। डीएनए की सिंथेसिस होगी तो उस केस में क्या होगा बेटा, डीएनए की सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था, बताइए। डुप्लीकेशन पढ़ा था हम लोगों ने, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन क्या था, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ना, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज नोन एज डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। ठीक है, तो आरएनए की सिंथेसिस के लिए भी कोई नाम होगा, आरएनए की सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आर से याद रखिएगा, ठीक है, CR है, आरएनए में भी क्या आता है बेटा, R आता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जिसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है। मींस अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आरएनए की सिंथेसिस, इट मींस क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा ना,
ट्रांसलेशन हो रहा है, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है। इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली जो है वो इस फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कितना सारा काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही, मीन्स ट्रांसलेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही। यहाँ पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो रही। बेटा जब अमाइनो एसिड बनेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगी, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ही तो पहले बनेगी, तभी तो प्रोटीन फॉर्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने बोला आपसे कि मोस्टली सेल ऑर्गेनेली जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी चीजें आपको गैप 1 में याद रखनी है। ग्रोथ फेज में आरएनए सिंथेसिस हो रही, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, मीन्स ट्रांसलेशन हो रहा है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो रही है, एज वेल एज मोस्टली सेल ऑर्गेनेली जो है वो फॉर्म हो रहा है। इतना हमें समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट फेज जो है उस पर मूव ऑन करते हैं, दैट इज एस फेज। क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक फेज हो रहा है। बेटा सिंथेसिस तो यहाँ पे हो रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों सिंथेसिस बोली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सिंथेसाइज हो रहा था। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर सेल को डिवाइड करना है बेटा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा, दैट इज डीएनए। तो डीएनए की सिंथेसिस यहीं पे होगी। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस का क्या नाम था, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। बेटा देखो, प्रोटीन की कुछ सिंथेसिस यहाँ भी हो रही, प्रोटीन यहाँ भी सिंथेसाइज होगी, प्रोटीन यहाँ भी सिंथेसाइज होगी, लेकिन डीएनए जो है वो स्ट्रिक्टली फीचर है एस फेज में। डीएनए की सिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज से एसोसिएट होता है। ठीक है, यहाँ ये डीएनए की सिंथेसिस आपको पूरी सेल साइकिल में कहीं भी नहीं दिखेगी, और पूरी सेल साइकिल में कहीं भी नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये एस फेज इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है अगर एस फेज का। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना, और कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीएनए। हम सेल को डिवाइड कर रहे हैं, मेनली सेल को डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए की सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होगी, हमारी एस फेज पे। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जीवन में हो सकती है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो एस फेज में भी सिंथेसाइज होंगी, कुछ प्रोटीन्स जो है बेटा वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगी, G2 में भी सिंथेसाइज होंगी, लेकिन डीएनए की सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एस फेज से ही एसोसिएट होगी। डीएनए की सिंथेसिस कहीं और से एसोसिएट नहीं होगी। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो है हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन हमने पढ़ा था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए इन्वॉल्व होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हिस्टोन इन्वॉल्व होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डीएनए सिंथेसाइज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हिस्टोन हो गई। ठीक है, तो हिस्टोन भी बेटा प्रोटीन है ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रोटीन जो है वो इसमें भी सिंथेसाइज हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, और इसमें भी हो सकती है। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रही मैं, इन तीनों की जो इंटरफेस है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है वो उसके लिए इन्वॉल्व प्रोटीन भी यहाँ पे होगी, प्लस बेटा यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो भी हो जाएंगे। सेंट्रियोल हमने पढ़ा था ना, सेंट्रियोल क्या कर रहे थे, सेंट्रियोल से जो है वो सेल डिवीजन कहीं से हो रहा था, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्रीवियस क्लासेस जो है वो लगा के देखिए। ठीक है, और मेरे चैनल को, मेरे इसको लेक्चर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रियोल की सिंथेसिस हो रही है। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है, वहीं से स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पे एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, एस फेज में हिस्टोन दैट इज पैकेजिंग प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एज वेल एज सेंट्रियोल की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई हमें एस फेज, इसमें आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं।
क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक? हम लोगों ने आरएनए की सिंथेसिस पढ़ ली, दैट इज ट्रांसलेशन विच आर एसोसिएटेड विद जीवन, ठीक है। हम लोगों ने अमाइनो एसिड की सिंथेसिस पढ़ी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस जो किससे एसोसिएट कर रही थी? जीवन से। हम लोगों ने और क्या पढ़ लिया बेटा? इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था जीवन के साथ, और जीवन में क्या हो रहा था बताइए? जो सेल ऑर्गेनेली थे, मोस्टली सेल ऑर्गेनेली वो डुप्लीकेट हो रहे थे। फिर हम लोग आए किसमें? एस फेज पे। अच्छा बेटा, एस फेज जो है वो किसके बाद हो रही है? तो इसका नाम हो गया सिंथेटिक फेज। एक जीवन के बाद हो रही है ना, तो इट इज ऑल्सो नोन एज गैप वन पोस्ट। पोस्ट टर्म हम किसके लिए, बात के लिए लगाते हैं? जीवन के बाद में हो रही है, तो पोस्ट जीवन और पोस्ट ग्रोथ वन फेज भी बोल सकते हैं इसको। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सिंथेसिस की जगह सिंथेटिक की जगह आपसे पूछा जाता है तो इट विल ऑल्सो भी करेक्ट, ठीक है। तो इसको आप लिख भी लीजिए, चाहे भूल जाए तो। पोस्ट जीवन और पोस्ट ग्रोथ वन और पोस्ट जीवन गैप वन फेज, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था? डीएनए की सिंथेसिस, फिर क्या था? हिस्टोन एज वेल एज सेंट्रियोल। इतना हमें समझ में आ गया। नाउ कम टू द G2। इसी तरह से वैसे पोस्ट लगाया है, तो इसी तरह से हम प्री G2, प्री गैप 2, प्री ग्रोथ 2 फेज भी बोल सकते हैं एस को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है उसको देखिएगा, टर्मिनोलॉजी देखिएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। अगर आपको सीक्वेंस क्लियर है तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं गड़बड़ होंगे, ठीक है। सीक्वेंस जरूर, सीक्वेंस पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो GS के लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्री G2 मीन्स प्री गैप 2 फेज, प्री ग्रोथ 2 फेज, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज G2। अब G2 में क्या बचा? सब कुछ तो हो चुका सब कुछ। नाम आपको क्लियर है, गैप और ग्रोथ 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा? जो आरएनए की सिंथेसिस और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो रही थी बेटा, वो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन and translation will be continue, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ 1 जो थी उसमें बेटा क्या था? ग्रोथ 1 के केस में बेटा उसमें मोस्टली ऑर्गेन, फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं, तो वो देखिए गैप 2 में से पूछा जाता है। यहाँ भी सेल ऑर्गेनेली सिंथेसाइज होते हैं। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद गैप 2, ठीक है। यहाँ भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ भी हो रही है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ भी सिंथेसाइज हो रही है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है। क्यों? G2 में। क्या अब इसके आगे स्पिंडल फाइबर का जो है वो रोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ट्यूबुलिन प्रोटीन और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, वो भी यही सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो चलिए फिर से रिकॉल करिए। गैप 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोस्टली सेल ऑर्गेनेली जो है वो डुप्लीकेट होते हैं, ट्रांसलेशन होता है मींस प्रोटीन सिंथेसिस होती, अमाइनो एसिड सिंथेसिस होती, एज वेल एज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है मींस आरएनए की सिंथेसिस होती। फिर एस फेज दैट इज नोन एज सिंथेटिक फेज, ठीक है। सिंथेटिक फेज में हमने क्या पढ़ा बेटा? कि उसमें मेन कंपोनेंट दैट इज डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। आरएनए जो है वो वहां पे मैंने पढ़ाया, कहीं भी आपको सिंथेटिक फेज में नहीं, वहां पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही। वहां पे मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है और हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज
सिंथेसाइज हो जाती है। हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्यों इतना लंबा सा डीएनए होता हमारा, ठीक है, 2 मीटर से भी ज्यादा का, ठीक है, तो उसको रैप बताया था ना एक बार कि एक बॉल के अराउंड जो है अगर आप थ्रेड जो है वो रैप करोगे तो इस तरह से पैकेज होता है ना, तो इसके लिए ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल जो है वो इसमें सिंथेसाइज होता है हमारे एस फेज में। अब बेटा G2 जो गैप 2 है उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो यहाँ पे हो रहा था वो फिर से कंटिन्यू होता है। स्पेशली इसमें यहाँ पे कौन सी प्रोटीन का मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी ने, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी बॉडी की, क्लोरोप्लास्ट की, इनकी जो है सिंथेसिस वो यहाँ पे एसोसिएट होती है। याद रखिएगा G2 है, G2 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये क्या है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली की सिंथेसिस अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या है, गोल्गी, ये है ये नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ये जो है वो किससे, G2 से रिलेट करते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन ऐसे पढ़ चुके हैं हम लोग, वो कहाँ पे है, एस से रिलेट करता है। तो इंटरफेस आपको क्लियर हो गई कि इंटरफेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। आई थिंक हम आपको इंटरफेस से रिलेटेड कोई इश्यू होगा नहीं, और अगर आपको इंटरफेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दीजिएगा कि इंटरफेस में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, आई विल आंसर देयर, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें क्या डिस्कस करेंगे, सेल डिवीजन। कोलाइडी लेवल मैंने आपको बता दी थी कि कोलाइडी लेवल क्या होती है, क्लियर कर दी थी कि कोलाइडी लेवल क्या होती है, ठीक है। अब देखिए हम कल पढ़ेंगे एम फेज, ठीक है। एम फेज पढ़ने से पहले अगर जिसने भी पहले की क्लासेस नहीं लगाएंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की, तो प्रीवियस क्लासेस लगा के आइएगा कि कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, या कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैं उस टॉपिक को पहले लूंगी, ठीक है। आप जो है इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ हम लोग जो है आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।